हेलो एवरीवन, ये सीरीज़ का 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि आज हम जो प्रिंटिंग देखते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, यूरोप में किस तरीके से प्रिंटिंग इवॉल्व हुई, इंडिया में प्रिंटिंग कैसे आई और कैसे इवॉल्व हुई। ये सारी कहानी आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आखिर ये प्रिंटिंग क्या होती है। तो प्रिंटिंग इज द मेथड और प्रोसेस टू पुटिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर इज कॉल्ड प्रिंटिंग। मतलब प्रिंटिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे टेक्स्ट एंड इमेजेस को पेपर पर छापा जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इस प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखो, शुरुआती समय में यानी कि आज से बहुत साल पहले प्रिंटिंग की शुरुआत होती है, और प्रिंटिंग की शुरुआत होती है ईस्ट एशिया से। ईस्ट एशिया में भी 3 जगहों से, चाइना, जापान और कोरिया। उस समय इनमें हैंड प्रिंटिंग चलती थी। हैंड प्रिंटिंग मतलब हाथों से छपाई होती थी। तो इन तीनों में से हमें केवल चाइना और जापान के बारे में पढ़ना है और जानना है कि इन देशों में हैंड प्रिंटिंग किस तरीके से होती थी। सबसे पहले शुरू करते हैं चाइना से। प्रिंट इन चाइना। तो दोस्तों, चाइना में सबसे पहले प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, जो कि 594 एडी में शुरू होती है। उस समय पर चाइना में प्रिंटिंग के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हैंड प्रिंटिंग ही थी, क्योंकि इसे मैनुअली किया जाता था। अब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती थी? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक होती थी जिसमें पेपर को एक वुडन ब्लॉक पर रब किया जाता था, जिस पर इंक लगी होती थी, जिससे जो कुछ भी वुडन ब्लॉक पर पैटर्न होता था वो पेपर पर छप जाता था। तो शुरुआती समय में यही एक मेथड था जिसे प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बट दोस्तों, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जो कुछ भी पेपर पर छपता था वो पेपर की दूसरी साइड भी छप जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय के जो पेपर होते थे वो काफ़ी थिन और पोरस होते थे। इसलिए उस समय पर जो भी बुक छपती थी वो अकॉर्डियन स्टाइल में छपती थी, मतलब एक तरफ ही छपती थी, जिन्हें अकॉर्डियन बुक्स बोला जाता था। अब सोचने वाली बात यह है कि चाइना में बुक्स प्रिंट क्यों होती थी, ज़रूरत क्या थी। तो देखो, उस समय पर चाइना में एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलता था, जिसके एंट्रेंस के लिए चाइना में एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे। जैसे हमारी इंडिया में सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से वहाँ इन्हीं ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स के लिए एग्ज़ाम होते थे। तो कई सारे एस्पिरेंट्स इन्हीं ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करते थे, जिसके लिए उन्हें टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत होती थी। इसलिए चाइना में इन प्रिंटेड बुक्स का प्रिंट होना शुरू हो गया था। और 16वीं सेंचुरी तक जैसे जैसे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते चले गए, वैसे वैसे और ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल्स प्रिंट होते गए। धीरे धीरे 17वीं सेंचुरी तक आते आते चाइना में अर्बन कल्चर बूम करने लगता है, मतलब लोग गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से प्रिंट चाइना में और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। प्रिंट का इस्तेमाल अब ना केवल स्कॉलर ऑफिशियल तक ही सीमित नहीं रह गया था, बल्कि कई सारे ट्रेडर्स ने भी ट्रेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। चाइनीज लोगों का भी धीरे धीरे रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था, मतलब रीडिंग एक लेसर एक्टिविटी बन गई थी। चाइना में जो नए रीडर्स थे उन्होंने भी अपनी प्रेफरेंसेस देना शुरू कर दिया था अलग अलग बुक्स के लिए, जैसे कि फिक्शनल नैरेटिव्स, पोइट्रीज, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज, रोमांटिक प्लेस, इन सब के लिए प्रेफरेंसेस देना शुरू कर दिया था। साथ में जो चाइना की अमीर महिलाएं थी उन्होंने भी अपनी खुद की पोइट्रीज और प्लेस को पब्लिश करना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी तक जितनी भी प्रिंटिंग हो रही थी वो हैंड प्रिंटिंग के थ्रू ही हो रही थी, मतलब हाथों से ही हो रही थी। चाइना में अभी कोई भी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, लेट 19वीं सेंचुरी में चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है। कहाँ से आती है? तो चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आती है यूरोप से। मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की वजह से प्रिंटेड मटेरियल का प्रोडक्शन और भी तेजी से होने लगता है, और देखते ही देखते शंघाई जो है वो एक न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन जाता है। प्रिंट इन जापान। तो अभी तक हमने चाइना के बारे में पढ़ा और जाना कि चाइना में किस तरीके से प्रिंट स्टार्ट हुआ और कैसे डाइवर्सिफाइड हुआ। अब हम देखते हैं कि जापान में किस तरीके से प्रिंट की शुरुआत हुई। तो अराउंड 768-770 एडी में कई सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से जापान आते हैं, और ये अपने साथ हैंड प्रिंटिंग टेक्निक लेकर आते हैं। तो जब जापान में ये हैंड प्रिंटिंग टेक्निक पहुंची, तो इसी हैंड प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से
जापान में पहली बुक छपती है जिसका नाम था डायमंड सूत्रा। इस बुक को लगभग 868 एडी में पब्लिश किया गया था। इस बुक के अंदर 6 सीट्स थी जिन पर कई सारे टेक्स्ट एंड वुडकट इलस्ट्रेशंस थे। अब धीरे धीरे क्या होता है, जापान में भी प्रिंट डाइवर्सिफाइड होने लगता है। जो टेक्सटाइल, पेपर मनी, प्लेइंग कार्ड्स थे, इनके ऊपर भी छपाई होने लगती है। इन मेडिएवल जापान यानी कि 13वीं सेंचुरी से 16वीं सेंचुरी का जो पीरियड था, उसमें कई सारे पोएट्स और प्रोस राइटर्स ने भी अपनी बुक्स को रेगुलरली पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से मार्केट में बुक्स का अबंडेंस बढ़ने लगा था और बुक्स भी थोड़ी सस्ती हो गई थी। लेट 18वीं सेंचुरी तक आते आते जापान में एक सिटी थी ईडो, जो कि आज टोक्यो है, उसमें अलग अलग पेंटिंग्स छपने लगी थी। तो इस तरीके से जो जापान की लाइब्रेरीज थी और जो बुक स्टोर्स थे, वो पूरी तरीके से भर गए थे हैंड प्रिंटेड मटेरियल से। दोस्तों, इसी टाइम पीरियड में एक फेमस जापानीज आर्टिस्ट थे जिनका नाम था किटागावा उटामारू। इनका जन्म 1753 में ईडो में ही हुआ था। ये अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाते थे, जैसे कि इन्होंने कुछ पिक्चर्स फ्लोटिंग वर्ल्ड को डिपिक्ट करते हुए बनाई थी और कुछ पिक्चर्स इन्होंने ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को डिपिक्ट करते हुए बनाई थी। तो इस तरीके की जो इनकी आर्ट फॉर्म थी, उसको उकियो बोला जाता था। सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रिंट कम्स टू यूरोप। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि प्रिंट की शुरुआत यूरोप में कैसे होती है। तो देखो, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि पुराने समय में कई सारे सिल्क रूट्स हुआ करते थे जिनके थ्रू ट्रेड होता था। तो इन्हीं सिल्क रूट्स के जरिए 11वीं सेंचुरी में सिल्क और मसाले ही ट्रैवल नहीं करते थे, बल्कि इनके साथ साथ पेपर भी ट्रैवल करता था चाइना से यूरोप। तो इस तरीके से यूरोप में पेपर पहुंचता था। तो जब यूरोप में पेपर पहुंचता था, तो यूरोप में इन्हीं पेपर्स का इस्तेमाल करके मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हाथों से लिखकर किताबें बनाई जाती थी, क्योंकि यूरोप में उस समय पर कोई भी प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि यूरोप में प्रिंट की टेक्नोलॉजी पहली बार आखिर आती कैसे है। तो इटली के एक फेमस एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था मार्को पोलो। वो कई सालों से चाइना को एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब कई नई नई चीज़ें सीख रहे थे। ऐसे ही वो चाइना में प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी भी सीखते हैं। तो 1295 में जब वो चाइना से इटली वापस आते हैं, तो वो अपने साथ हैंड प्रिंटिंग टेक्निक भी लेकर आते हैं, या हम कह सकते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक लाते हैं। तो इटली में जब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आती है, तो इटली में भी बुक्स प्रोड्यूस होने लगती हैं और धीरे धीरे ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पूरे यूरोप में फैल जाती है। लेकिन दोस्तों, जो अरिस्टोक्रेट लोग थे, यानी कि जो रिच लोग थे यूरोप में, वो इन प्रिंटेड बुक्स को खरीदना प्रेफर नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रिंटेड बुक्स की क्वालिटी कमज़ोर होती थी और ये बुक्स सस्ती होती थी। ये रईस थे, इसलिए इन्हें सस्ती चीज़ें पसंद नहीं आती थी, जिस वजह से इनके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर पर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी जिन्हें वेलम बोला जाता था। वेलम ऐसे पेपर होते थे जिन्हें जानवरों की स्किन से बनाया जाता था, इसलिए ये एक्सपेंसिव होते थे। वहीं जो स्टूडेंट्स थे और मर्चेंट्स थे, वो इन हैंड प्रिंटेड बुक्स के आने से बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि ये बुक्स काफ़ी अफोर्डेबल थी। लेकिन दोस्तों, जो ये हैंड प्रिंटिंग टेक्निक आई थी, वो अभी भी यूरोप में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, जिस वजह से बुक्स की डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। तो जो बुक सेलर थे यूरोप के, उन्होंने स्क्राइब्स को हायर करना शुरू कर दिया था। स्क्राइब वो लोग थे जो हाथों से मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे ताकि वो बुक्स की बढ़ती डिमांड को पूरा कर पाएं। पर दोस्तों, स्क्राइब्स को हायर करने के बावजूद भी किताबों की बढ़ती डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि बुक्स को कॉपी करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, लेबोरियस होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था। ऊपर से जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो फर्गाइल होती थी, मतलब नाजुक होती थी, इसलिए उन्हें हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता था। भले ही वुड ब्लॉक यानी कि हैंड प्रिंटिंग टेक्निक आ गई थी यूरोप में, लेकिन अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी जिसको मैनेज करना बहुत सस्ता हो और जिससे प्रिंटिंग जल्दी हो सके। तो इस समस्या का हल लेकर आते हैं जर्मनी के एक व्यक्ति जिनका नाम था जॉन गुटनबर्ग। इन्होंने क्या किया था, 1430s में दुनिया की पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अब ये कौन थे, इन्होंने ये कैसे किया था, चलिए जानते हैं। तो जो गुटनबर्ग थे वो जर्मनी से थे, जो कि एक मर्चेंट के बेटे थे। इनके बहुत बड़े बड़े ऑलिव और ग्रेप्स के फार्म थे। तो ये बचपन से ही वाइन प्रेसेस और ऑलिव प्रेसेस को देखते हुए आ रहे थे, इसलिए इन्हें ये पूरा आइडिया था कि एक नॉर्मल प्रेस कैसे काम करती है। ऊपर से ये एक मास्टर गोल्ड स्मिथ भी बन गए थे, मतलब एक अच्छे सुनार भी बन गए थे, जिससे इन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी कि ज्वेलरीज को कैसे शेप दिया जाता है। तो ये अपनी इन्हीं नॉलेज का इस्तेमाल करके ये पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करते हैं।
इस प्रेस का डिज़ाइन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें ऊपर की साइड एक बड़ा सा स्क्रू था, उस पर एक हैंडल लगा हुआ था। इस हिस्से को प्लेटन बोला जाता था और इसको प्रिंट ब्लॉक बोला जाता था, जिस पर पेपर रखा जाता था और इस हैंडल को घुमाकर प्रिंट किया जाता था। तो ये था इस प्रेस का नॉर्मल सा मैकेनिज्म। अगर आप इस प्लेटन को बॉटम से देखोगे तो इसमें अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल माउल्ड्स का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें हम मूव कर सकते थे, जिससे हमें जो भी प्रिंट चाहिए होता था वो आसानी से मिल जाता था। इस मॉडल में थोड़ी बहुत कमियां थी, बट 1448 तक इस प्रेस को पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाता है। इस प्रेस से जो पहली बुक छपी थी उसका नाम था बाइबल। बाइबल की लगभग 3 सालों में 180 कॉपीज प्रिंट की जाती हैं। आप लोग कहोगे कि 3 सालों में बस 180 कॉपीज। आपको ये नंबर आज के हिसाब से भले ही कम लग रहा हो, बट इतनी कॉपीज प्रिंट करना उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट था। अब दोस्तों भले ही प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, लेकिन अभी भी कई सारी किताबों के ऊपर जो कलाकारी करनी होती थी, जैसे कि पेज के बॉर्डर बनाना या कोई डिज़ाइन बनाना, पैटर्न या इमेज बनाना, ये सब अभी भी हाथों से ही किया जाता था। 1450 से 1550 तक आते आते यूरोप की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो जाती हैं। इससे पूरे यूरोप में बुक्स का प्रोडक्शन बूम कर जाता है। मतलब जहाँ 15 सेंचुरी में बुक का प्रोडक्शन 20 मिलियन था, वही मिड 16 सेंचुरी में बुक का प्रोडक्शन 200 मिलियन हो जाता है। तो ये जो शिफ्ट हुआ था हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में, यहीं से शुरुआत होती है प्रिंट रेवोल्यूशन की। थर्ड टॉपिक है हमारा द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। मतलब इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जो ये प्रिंट रेवोल्यूशन आया उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। अ न्यू रीडिंग पब्लिक। दोस्तों पुराने समय में क्या होता था, यानी कि प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले, यानी कि बिफोर प्रिंट रेवोल्यूशन, किताबें पढ़ने का राइट केवल अलाइट्स लोगों के पास था, क्योंकि यही लोग पढ़े लिखे थे और ये अमीर थे, इसलिए ये किताबों को ईजिली अफोर्ड कर पाते थे। वहीं जो कॉमन सिटीजन थे वो इलिटरेट होते थे, मतलब कम पढ़े लिखे होते थे। ऊपर से ये लोग गरीब भी होते थे, इसलिए ये किताबों को ईजिली अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिस वजह से ये लोग ओरल कल्चर को फॉलो करते थे, मतलब केवल सुनते थे। बड़ी बड़ी गैदरिंग होती थी जिसमें एक व्यक्ति नरेट करता था और बाकी लोग केवल सुनते थे। लेकिन फिर प्रिंट रेवोल्यूशन आता है जिसमें बुक्स के प्राइसेस गिर जाते हैं, मतलब जो कॉमन लोग थे वो भी अब किताबों को ईजिली अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी कि जो कॉमन लोग थे वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो ये सोच रहे थे कि वे किताबों को क्यों खरीदे जब वो पढ़ ही लिख नहीं सकते। तो इसके लिए पब्लिशर्स क्या करते हैं, ऐसी किताबें पब्लिश करने लगते हैं जिनमें टेक्स्ट की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो कॉमन लोग थे वो भी इन किताबों को आसानी से समझ सकते थे, भले ही वो कम पढ़े लिखे ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से एक न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज होती है। मतलब जो हियरिंग पब्लिक थी वो ग्रेजुअली रीडिंग पब्लिक में शिफ्ट हो जाती है। रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। दोस्तों प्रिंट के आने की वजह से कोई भी व्यक्ति अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट कर सकता था, मतलब अपने आइडियाज़ को कई लोगों तक पहुंचा सकता था। इस चीज़ से कई लोग खुश थे, लेकिन कई लोगों को डर भी था। उन्हें डर इस बात का था कि कहीं उन्होंने प्रिंट को कंट्रोल नहीं किया कि क्या प्रिंट होना चाहिए क्या प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई रिवेलियस और इररिलीजियस थॉट स्प्रेड हो जाए और लोग अथॉरिटीज़ को ही क्वेश्चन करने लगे। लेकिन लोगों को जिस बात का डर था होता वही है। 1517 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। ये क्या करते हैं, ये 95 थीसिस लिखते हैं जिसमें वो रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब अपोज करते हैं, और ओपन चैलेंज करते हैं चर्च को कि आओ और मेरे से डिबेट करो इस मुद्दे के ऊपर। देखते ही देखते उनकी इस राइटिंग की कई सारी कॉपीज प्रोड्यूस होने लगती हैं और कई सारे लोग 95 थीसिस को पढ़ने लगते हैं, जिस वजह से लोग इनके सपोर्ट में आने लगते हैं और एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है प्रोटेस्टेंट का। मतलब अब चर्च जो था वो 2 ग्रुप्स में बट गया था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। तो देखा आपने कि प्रिंट की वजह से कितना बड़ा चेंज आ गया क्रिश्चियन सोसाइटी में, यानी कि प्रिंट में बहुत पावर होती है। इनफैक्ट मार्टिन लूथर खुद ये कहते थे कि प्रिंटिंग भगवान का दिया हुआ एक परम उपहार है और सबसे बड़ा तोहफा है। प्रिंट एंड डिसेंट। दोस्तों प्रिंट की वजह से जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे वो जब रिलीजियस लिटरेचर पढ़ते थे तो उनके मैसेजेस को खुद से ही गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते थे और कुछ भी गलत छपवा देते थे, क्योंकि तब क्या छपना है क्या नहीं छपना है इसके ऊपर कोई भी सेंसरशिप नहीं लगी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है। 16 सेंचुरी में एक व्यक्ति था मोनेक्यो नाम का, जो कि इटली का एक मिलर था
जो कि अपनी लोकेलिटी की अलग अलग बुक्स को पढ़ता था। एक दिन वो बाइबल को ही पढ़ता है और वो बाइबल के मैसेज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेता है, मतलब गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेता है और बाइबल के मैसेज को अपोज करते हुए कुछ गलत लिख देता है और उसे छपवा देता है, जिससे रोमन कैथोलिक चर्च के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं और वो मोनाकियो को 2 बार इंटेरोगेशन के लिए बुलाते हैं, बट आखिर में उसे एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो ये सब इंसिडेंट देखकर रोमन कैथोलिक चर्च को ये रियलाइज हो जाता है कि सेंसरशिप लगाना ज़रूरी है, तभी लोगों को कुछ गलत छापने से रोका जा सकता है। तो इसके लिए 1558 में रोमन कैथोलिक चर्च एक प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स तैयार करती है, यानी कि एक लिस्ट तैयार करती है जिसमें बताया गया था कि किन किन बुक्स का पब्लिश करना प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना है। फोर्थ टॉपिक है हमारा द रीडिंग मानिया। दोस्तों 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में यूरोप में लिटरेसी रेट बढ़ गई थी, क्योंकि जो चर्चेस थे वो अलग अलग विलेजेस में स्कूल खोल रहे थे। इसलिए 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते यूरोप की लिटरेसी रेट 60 to 80% तक बढ़ गई थी। इससे सोसाइटी में रीडिंग मटेरियल्स की डिज़ायर बढ़ रही थी, मतलब अब हर कोई बुक्स पढ़ना चाह रहा था, जिसके लिए नए तरह की लिटरेचर्स पब्लिश होती हैं। इसके अलावा कई सारे वेरियस मटेरियल्स जैसे कि एल्मेनिक्स, बैलेट्स, फोकटेल्स, चैप बुक्स, बिलियोथिक बिलू, ये बेसिकली स्मॉल पॉकेट साइज की बुक्स होती थी जिन्हें कैरी करना आसान होता था। ऊपर से ये सस्ती होती थी, तो इस तरीके की बुक्स छपने लगी थी। 18th सेंचुरी तक आते आते न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स भी मार्केट में आने लगे थे, जिनमें वॉर और ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़ आती थी। इन सब के अलावा जो अलग अलग साइंटिस्ट और फिलोसफर थे जैसे कि आइजैक न्यूटन, पेन बुटायर, रूसो, इन सब के आइडियाज़ और थ्योरीज भी प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू लोगों तक पहुंच रही थी। मतलब इस टाइम पीरियड में रीडिंग मानिया देखने को मिल रहा था, मतलब बुक पढ़ने के लिए इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों मिड 18th सेंचुरी तक लोगों को प्रिंट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था। लोग ये सोच रहे थे कि बुक्स की वजह से ही सोसाइटी में प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट देखने को मिलेगा। लोगों का ये भी मानना था कि किताबों की मदद से पूरे वर्ल्ड को चेंज किया जा सकता है और सोसाइटी को डेस्पोटिज्म से आज़ाद कराया जा सकता है। डेस्पोटिज्म मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही व्यक्ति के पास पूरी पावर होती है, जैसे कि मोनार्की। ऐसे ही एक फ्रांस नोबेलिस्ट थे लुइस सबस्टीन मार्सियर, उनका मानना भी यही था कि प्रिंटिंग एक मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन का, जो कि दुनिया से डेस्पोटिज्म को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। दूसरी बात लुइस सबस्टियन बोलते हैं, जिसमें वो दुनिया के अलग अलग डेस्पोटिक मोनार्क यानी कि क्रूअल राजा थे उस समय के, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जितने भी ये दुनिया भर के डेस्पोटिक मोनार्क हैं वो डरो, कापो, थरथराओ, क्योंकि अब जो है वो ब्रिचुअल राइटर का दौर है, यानी कि लिखने वालों का दौर है। तो इनसे डरो, क्योंकि अगर राइटर्स ने कुछ भी राजा के अगेंस्ट लिख दिया और वो बात प्रिंट के थ्रू जनता में फैल गई तो लोग राजा के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर देंगे और राजा के सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों ऐसा हुआ भी है। ऐसा माना जाता है कि जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था उसमें प्रिंट का काफ़ी बड़ा रोल था। अब क्या रोल था, चलिए जानते हैं। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रांस रेवोल्यूशन। दोस्तों बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था उसमें प्रिंट कल्चर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अब हिस्टोरियंस ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे वो 3 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज़ ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, मतलब प्रिंट की वजह से जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे जैसे कि वोल्टायर, रूसो, तो ये अपने आइडियाज़ और राइटिंग की मदद से चर्च की अथॉरिटीज़ को और डेस्पोटिक पावर्स को अटैक करते थे। दूसरा आर्ग्यूमेंट था प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट्स, मतलब फ्रांस में प्रिंट की वजह से लोग डिबेट और डिस्कशन करने लगे थे, जिससे उन्हें समझ में आने लगा था कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए लोग जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और बिलीफ्स थे उनको क्वेश्चन करने लगे थे। तीसरा आर्ग्यूमेंट था कि आपको पता है कि फ्रांस सोसाइटी 3 ग्रुप्स में बटी हुई थी, क्लर्जी, नोबेलिटी एंड कॉमनर्स। क्लर्जी में आते थे चर्च के लोग, नोबेलिटी में आते थे राजा और राजा के संबंधी लोग, और कॉमनर्स में आते थे आम लोग जैसे कि किसान और मजदूर। प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों ही ग्रुप रिच थे और ये ग्रुप पुअर था, पर पूरा टैक्स इन लोगों से ही लिया जा रहा था, इनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जा रहा था। तो बाय 1780s ऐसी कई सारी लिटरेचर्स पब्लिश होने लगी थी जो कि कॉमनर्स को सपोर्ट करती थी और प्रेरित करती थी कि देखो तुम्हारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लिटरेचर्स की वजह से लोगों में रिवॉल्यूशन की भावना पैदा हुई। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स है हिस्टोरियंस के, जो कि सीधा सीधा ये स्पष्ट करते हैं कि जो ये फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था
उसमें प्रिंट कल्चर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द 19th सेंचुरी। इस टॉपिक में हम ये जानते हैं कि 19th सेंचुरी में प्रिंट किस तरीके से फैलता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो 19th सेंचुरी में लिटरेसी रेट तेजी से बढ़ रही थी, जिस वजह से न्यू रीडर्स इमर्ज हो रहे थे। चिल्ड्रंस भी बुक पढ़ रहे थे, वुमेन्स भी बुक पढ़ रही थी, यहाँ तक कि वर्कर्स भी बुक्स पढ़ रहे थे। तो अब हम इन तीनों ग्रुप्स के कंटेस्ट में देखते हैं और जानते हैं कि प्रिंट कल्चर की वजह से इनके लिए क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं चिल्ड्रंस के लिए। तो 19th सेंचुरी में चिल्ड्रंस के लिए स्कूल टेक्स्ट बुक्स का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था। सेकेंड, 1857 में फ्रांस में एक डेडिकेटेड चिल्ड्रंस प्रेस सेटअप की गई थी, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए नई व पुरानी फेरी टेल्स और फोक टेल छापती थी। थर्ड, जर्मनी के दो ब्रदर थे जिन्हें ग्रिम ब्रदर्स बोला जाता था। वो अलग अलग ट्रेडिशनल फोक टेल्स को इकट्ठा करते थे और बच्चों के लिए स्पेशल एडिशन तैयार करते थे। फोर्थ, जो कुछ भी अनसूटेबल होता था बच्चों के लिए या कोई बल्गर कंटेंट हो गया, तो ऐसी चीज़ें प्रिंट ना हो जाएं, इसके लिए अलाइट लोग विशेष ध्यान रखते थे। तो चिल्ड्रंस के कंटेस्ट में 19th सेंचुरी में ये सब देखने को मिल रहा था। अब हम वुमेन्स की बात करते हैं। तो 19th सेंचुरी में वुमेन्स रीडर्स भी थी और राइटर्स भी थी, मतलब बुक्स पढ़ती भी थी और लिखती भी थी। 19th सेंचुरी में स्पेशली वुमेन्स के लिए पेनी मैगजीन्स एंड मैनुअल्स छापे जाते थे, जो कि प्रॉपर बिहेवियर और हाउस कीपिंग पर बेस्ड होते थे, जिन्हें महिलाएं काफ़ी शौक से पढ़ती थी। इन सब के अलावा 19th सेंचुरी में कई सारी महिलाएं नोवेल्स भी लिखती थी, जैसे कि जैन ऑस्टिन, द ब्रॉन्ट सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलाइट। ये उस समय की फेमस नोवेलिस्ट थी। इन्होंने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया था महिलाओं के नए रूप को डिफाइन करने के लिए, जो कि विल, स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। अब हम वर्कर्स की बात करते हैं। तो 19th सेंचुरी तक वर्कर्स के लिए कई सारी लैंडिंग लाइब्रेरीज आ चुकी थी, जो कि किताबें रेंट पर देती थी। इसमें जो गरीब लोग थे जो कि किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जैसे कि वाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिशियंस, लॉयर, मिडिल क्लास पीपल, तो ये सब भी किताबें रेंट पर लेकर किताबें पढ़ सकते थे। इससे वर्कर्स सेल्फ एजुकेटेड हो रहे थे। 19th सेंचुरी में वर्कर ना केवल किताबें पढ़ रहे थे, बल्कि अपनी स्वयं की किताबें लिख भी रहे थे। जैसे कि वर्कर्स कई सारे पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स लिखते हैं और साथ में कई सारी ऑटोबायोग्राफीज भी लिखते हैं। फर्दर इनोवेशंस। अब हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में प्रिंट टेक्नोलॉजी में क्या क्या इनोवेशंस आते हैं, यानी कि क्या क्या बदलाव आते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस थी गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन 19th सेंचुरी में कई और नई तरह की प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट होती हैं, जैसे कि रिचार्ड एम हुई, जो कि न्यूयॉर्क से थे। वो एक सिलेंड्रिकल प्रेस इन्वेंट करते हैं जो कि पावर ड्रिवन थी और ये 1 घंटे में 8000 कॉपीज प्रिंट कर सकती थी। इसी तरीके से एक ऑफसेट प्रेस भी इन्वेंट होती है, जो कि एक बार में 6 कलर प्रिंट कर सकती थी। 20th सेंचुरी तक आते आते लगभग सारी प्रिंटिंग प्रेस इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो जाती हैं, यानी कि बिजली से चलने वाली प्रेसेस में बदल जाती हैं। प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी कई और चीज़ों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है, जैसे कि पेपर फीडिंग में इम्प्रूवमेंट आता है, प्लेट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक पेपर रील्स और फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस होते हैं। साथ में बुक्स के लिए जैकेट्स भी आने लगती हैं, यानी कि कवर्स आने लगते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ों में बदलाव आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इंडिया में प्रिंट की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। लेकिन फिलहाल उससे पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया में प्रिंट की शुरुआत होने से पहले क्या होता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। दोस्तों, हमारी इंडिया में प्रिंट के आने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, मतलब हाथों से किताबें लिखी जाती थी, जो कि संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होती थी। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर्स पर लिखी जाती थी, फिर इन्हें वुडन कवर्स के साथ स्टिच कर दिया जाता था। पर दोस्तों, इन इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स में कुछ कमियां भी थी, यानी कि कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव और फ्रगाइल होती थी, इसलिए इन्हें संभालना मुश्किल होता था। दूसरा, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को अलग अलग स्क्राइब्स के द्वारा डिफरेंट स्टाइल्स में लिखा जाता था, इसलिए इन्हें हर किसी के लिए समझना आसान नहीं होता था। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी मैन्युस्क्रिप्ट्स की। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आखिर आती कैसे है। प्रिंट कम्स टू इंडिया। दोस्तों, मिड 16th सेंचुरी में कई सारे पोर्टुगीज मिशनरी लोग गोवा आते हैं और ये अपने साथ इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस लेकर आते हैं, जिसके बाद 1674 तक
इंडिया में 50 बुक्स कोंकणी एंड कन्नड़ लैंग्वेज में छप जाती हैं। इसके अलावा इंडिया में जो कैथोलिक प्रीस्ट आए थे वो इंडिया में पहली तमिल एंड मलयालम बुक प्रिंट करते हैं। और बाय 1710 इंडिया में जो डच मिशनरीज आए थे वो इंडिया में 32 तमिल टेक्स्ट प्रिंट करते हैं। बट ये जो प्रिंटिंग हो रही थी वो सारी रीजनल लैंग्वेज में हो रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी प्रिंट नहीं हो रहा था। लेकिन 1780s के बाद इंग्लिश प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। जेम्स अगस्टस हिकी नाम के एक आयरिश व्यक्ति थे जो कि पहली इंग्लिश वीकली मैगजीन प्रिंट करते हैं बंगाल गैजेट नाम से, जिसमें वे कॉलोनियल गवर्नमेंट के इंपोर्ट और सेल ऑफ स्लैब्स के बारे में बताते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स की गोसिप्स को पब्लिश करते थे। उस समय पर इंडिया का जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग हिकी को प्रोसिक्यूटेड करा देता है, यानी कि जेल में डाल देता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज इस मैगजीन की वजह से काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही थी। साथ में वॉरेन हेस्टिंग ऐसे न्यूज़पेपर्स को प्रमोट करता है जो कि कंपनी के बारे में अच्छा छापते थे। धीरे धीरे 18वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते काफ़ी सारे इंडियन न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स भी प्रिंट होने लगते हैं, जिसमें से पहला वही था बंगाल गैजेट। बट इस बार इसे एक इंडियन ने शुरू किया था जो कि थे गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि राम मोहन रॉय के काफ़ी करीब थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। दोस्तों, अर्ली 19वीं सेंचुरी में रिलीजियस इशूज़ के ऊपर काफ़ी इंटेंस डिबेट होना शुरू हो गई थी। मतलब धार्मिक मुद्दों के ऊपर बहस होना शुरू हो गया था। जो अलग अलग रिलीजन्स के बिलीफ थे, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी, उनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा था। ये डिबेट्स पब्लिकली भी हो रही थी और प्रिंट के थ्रू भी हो रही थी। इसलिए बड़ी बड़ी स्केल्स में कई सारे लोग पार्टिसिपेट करने लगे थे पब्लिक डिस्कशंस में और अपने अपने आइडियाज़ को और व्यूज़ को एक्सप्रेस करने लगे थे, जिस वजह से कई सारे सोशल एंड रिलीजियस इशूज़ के ऊपर बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज होने लगी थी, जैसे कि विडो इमोलेशन के ऊपर, यानी कि सती प्रथा के ऊपर। इसके अलावा मोनोथिज्म, प्रीस्टहुड एंड आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा, इन विषयों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था। कई सारे रिफॉर्मर्स इन बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को सही मानते थे और कई रिफॉर्मर्स इनको गलत मानते थे। इसलिए अलग अलग रिफॉर्मर्स अपने आइडियाज़ और बिलीफ्स को बड़ी स्केल में पहुंचाने के लिए रोज प्रिंट करते थे और वो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रिंट करते थे। जैसे कि जो राम मोहन रॉय थे वो 1821 से एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जिसका नाम था संवाद कौमुदी, जिसमें वो विडो इमोलेशन यानी कि सती प्रथा को अबॉलिश कराने के लिए कैंपेन चलाते थे। तो जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, यानी कि ऐसे हिंदू बिलीफ के लोग जो कि ये मानते थे कि ये विडो इमोलेशन सिस्टम सही है, वो इनको अपोज करने के लिए एक अपनी तरफ से एक न्यूज़पेपर चलाते हैं समाचार चंद्रिका नाम से, जिसके थ्रू वे राम मोहन रॉय के इस ओपिनियन को अपोज करते थे। ऐसे ही 1822 में दो पर्शियन न्यूज़पेपर जानी जहाननामा एंड सारसुल अकबर एंड एक गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार ये भी अपीयर होने लगे थे। अब हम ये देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में मुस्लिम्स के लिए प्रिंट ने क्या रोल प्ले किया। तो 19वीं सेंचुरी में जो मुस्लिम्स थे उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं क्रिश्चियंस उनका रिलीजन कन्वर्जन ना करा दे, क्योंकि मुस्लिम डायनेस्टी खत्म हो गई थी। इसलिए जो उलेमास थे, मतलब जो इस्लाम रिलीजन के नॉलेजेबल लोग थे, वो लिथोग्राफिक प्रेस की मदद से उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में कई सारी होली स्क्रिप्चर्स का ट्रांसलेशन छापते थे। साथ में कई सारे रिलीजियस न्यूज़पेपर्स एंड ट्रैक्ट्स भी छापते थे ताकि वे अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे ही 1867 में एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया था दोइबिन सेमिनरी नाम से। ये हज़ारों फतवास जारी करता था मुस्लिम्स को डेली लाइफ में गाइड करने के लिए। साथ में ये इस्लामिक डॉक्ट्रीज की मीनिंग भी एक्सप्लेन करते थे। अब हम देखते हैं कि हिंदू लोगों में प्रिंट ने क्या रोल प्ले किया। तो प्रिंट के पॉपुलर होने के बाद हिंदू लोगों ने भी कई सारी रिलीजियस बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में मार्केट में बहुत सारी हिंदू रिलीजियस बुक्स वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रिंट होने लगी थी। जैसे कि 1810 में कलकत्ता में तुलसीदास जी की रामचरितमानस का पहला प्रिंटेड एडिशन प्रिंट होता है, जो कि अवधी लैंग्वेज में था। इसके अलावा मिड 19वीं सेंचुरी में रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर कई सारे लिथोग्राफिक एडिशंस आने लगे थे, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव और सस्ते होते थे। इसी तरीके से फ्रॉम 1880s लखनऊ की नवल किशोर प्रेस और बॉम्बे की श्री वेंकटेश्वर प्रेस भी कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रिंट करती थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो जैसा कि हमने यूरोप के केस में देखा था कि यूरोप में समय के साथ साथ नई नई किताबें पब्लिश होने लगी थी, ठीक उसी प्रकार से इंडिया में भी न केवल रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट हो रहे थे, बल्कि और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटेड मटेरियल पब्लिश होना शुरू हो गए थे। जैसे कि नोवेल्स आई पहले यूरोप में थी,
लेकिन नोवेल्स का कल्चर धीरे धीरे इंडिया में भी शुरू हो जाता है। इन नोवेल्स में छपता था लोगों का जीवन, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके इमोशंस, उनके रिलेशंस। इन विषयों पर नोवेल्स छपना शुरू हो गई थी और इंडिया में अलग अलग लिटरेसी फॉर्म्स आने लगी थी, जिसमें लिरिक्स होते थे, शॉर्ट स्टोरीज होती थी, एसेज होते थे। धीरे धीरे लेट 19th सेंचुरी तक आते आते विजुअल कल्चर इमर्ज करने लगता है, मतलब विजुअल प्रिंटेड मटेरियल्स यानी कि पेंटिंग्स का भी छपना शुरू हो जाता है। प्रिंटिंग प्रेसेस की मदद से विजुअल इमेजेस को रेप्लिकेट करना आसान हो गया था। तो ऐसे में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा रवि वर्मा, जो कि बहुत ही फेमस पेंटर थे उस समय के। उनकी कई सारी पेंटिंग्स को बार बार प्रिंट किया जाता था और कई लोगों तक पहुंचाया जाता था। जैसे कि ये कुछ फेमस पेंटिंग्स है राजा रवि वर्मा की, तो इनकी कॉपीज बनने लगी थी। इसी तरीके से धीरे धीरे इंडिया में कार्टून्स एंड कैरी कल्चर्स भी छपना शुरू हो गए थे। इनका इस्तेमाल सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर कमेंट करने के लिए किया जाता था। तो देखा आपने किस तरीके से न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन आ रहा था और इससे हमें रिलीजन का, ट्रेडिशंस का, पॉलिटिक्स का और सोसाइटी का एक नया शेप देखने को मिल रहा था। वुमेन एंड प्रिंट। धीरे धीरे इंडिया में महिलाओं के जीवन और उनके विचारों के बारे में लिखना शुरू हो गया था। स्पेशली जो मिडिल क्लास की महिलाएं थीं, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया था। जहाँ तक कि जो जर्नल्स थे, उन्होंने भी महिलाओं के बारे में छापना शुरू कर दिया था, ताकि लोगों को ये पता चले कि वुमेन्स के लिए एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, पहले महिलाओं का जीवन ऐसा नहीं था। कई सारे हिंदू बिलीफ के लोगों का मानना था कि कोई वुमेन पढ़ लिख गई तो वो विधवा हो जाएगी, और कई सारे मुस्लिम्स का मानना ये था कि अगर किसी वुमन ने उर्दू रोमांस को पढ़ना शुरू कर दिया तो वो करप्ट हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के बिलीफ बने हुए थे। पर हम सबको पता है कि एजुकेशन से किसी वुमन की लाइफ बेहतर ही हो सकती है, खराब नहीं हो सकती। पर दोस्तों, जो कंजर्वेटिव हिंदू थे और जो मुस्लिम्स थे, जो कि बदलना नहीं चाह रहे थे, वो अपने घरों की महिलाओं को पढ़ने से रोकते थे। लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं ने एजुकेशन के लिए स्ट्रगल किया और एजुकेशन हासिल की। ऐसी कई सारी महिलाएं थी जिन्होंने सीक्रेटली चोरी छिपे पढ़ना सीखा, जैसे कि राज सुंदरी देवी। इन्होंने फिर बाद में जाकर 1876 में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीवन नाम से, जो कि बंगाली लैंग्वेज में थी। अमर जीवन पहली ऐसी बायोग्राफी थी जिसे एक महिला ने लिखा था। ऐसे ही महिला रिफॉर्मर थी जिनका नाम था कैलाश भासनी देवी, जो कि अपनी राइटिंग की मदद से वुमेन्स के स्ट्रगल्स और घरों में जो इनजस्टिस होता था उसे एक्सप्रेस करती थी। इसी तरह से ताराबाई सिंधे एंड पंडिता रामाबाई, ये भी अपर कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में लिखती थी, स्पेशली विडोज के लिए लिखती थी। अभी तक महिलाओं के लिए जो भी छप रहा था वो रीजनल लैंग्वेज में छप रहा था, लेकिन 1870s के बाद से हिंदी में भी सीरियस तरीके से वुमेन्स के लिए चीज़ें छपना शुरू हो गई थी। अलग अलग विषय जैसे कि वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज, इन टॉपिक्स के ऊपर कई सारी चीज़ें प्रिंट होने लगी थी और साथ में डिबेट और डिस्कशंस भी होने लगे थे। और तो और रीजनल लेवल पर भी महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए ऐसी कई सारी लिटरेचर्स और टेक्स्ट छपने लगे थे, जो कि ये बताते थे कि अच्छी महिला कैसे बने। जैसे कि पंजाब में राम चड्ढा की एक बुक स्त्री धर्म विचार, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एक महिला एक आइडियल वाइफ बन सकती है। इसी तरीके से एक खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी थी और बंगाल में एक बाटला पब्लिकेशन था। तो ये भी कई चीज़ें पब्लिश करते थे जो कि वुमेन्स के लिए होती थी। प्रिंट एंड पुअर पीपल। 19th सेंचुरी तक आते आते मार्केट में सस्ती किताबें आ गई थी और इंडिया की जो पब्लिक लाइब्रेरीज थी वो पूरी तरीके से भर चुकी थी अर्ली 20th सेंचुरी तक। इसलिए जो गरीब लोग थे वो भी अब आसानी से किताबें पढ़ सकते थे। लेकिन दोस्तों, इन लोगों के बीच में एक समस्या चल रही थी, जो कि थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। मतलब जाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था। तो कई सारे लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग। जैसे कि ज्योतिबा फूले, इन्होंने 1871 में एक बुक लिखी गुलामगिरी, जिसमें वे कास्ट सिस्टम में हो रहे इनजस्टिस को क्रिटिसाइज करते हैं। इसी तरीके से B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी, ये भी काफ़ी सारी बातें लिखते थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, और इनकी राइटिंग पूरी इंडिया में पढ़ी जाती थी। इसी तरीके से कानपुर में एक मिल वर्कर थे, वो 1938 में एक बुक पब्लिश करते हैं छोटे और बड़े का सवाल। इन्हीं की तरह एक और कानपुर मिल वर्कर थे जो कि सुदर्शन चक्र नाम से कई सारी कविताएं लिखते थे, जिनके कलेक्शन को सच्ची कविताएं बोला जाता था। तो पुअर लोगों के कंटेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें प्रिंट हो रही थी और तो और वर्कर्स के द्वारा भी कई सारी लाइब्रेरी सेटअप हो रही थी बेंगलोर में। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिंट एंड सेंसरशिप। दोस्तों, इंडिया के अंदर 1798 से पहले जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो सेंसरशिप को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी, क्योंकि तब उन्हें कोई ज़्यादा अपोज करने वाला ही नहीं था।
लेकिन धीरे धीरे कॉलोनियल गवर्नमेंट को सेंसरशिप की ज़रूरत महसूस होने लगती है, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ इंग्लिशमैन ऐसे थे जो कि प्रिंट के थ्रू कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को क्रिटिसाइज करते थे। इसलिए 1820s में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में रेगुलेशंस पास होते हैं प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए। साथ में जो कंपनी थी वो भी ऐसे न्यूज़पेपर्स को प्रमोट करती थी जो कि ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते थे। लेकिन प्रेस फ्रीडम के छिन जाने से कई सारे जो न्यूज़पेपर एडिटर्स थे वो खुश नहीं थे, इसलिए वे पेटिशन डालते हैं गवर्नमेंट जनरल के लिए। मतलब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट जनरल से कि प्रेस लॉज को रिवाइज कर दिया जाए, मतलब पहले जैसे कर दिए जाएं। उस समय पर इंडिया में जो गवर्नमेंट जनरल थे वो थे बेंटिक। तो बेंटिक मान जाते हैं और 1835 में प्रेस लॉज को रिवाइज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ थॉमस मैकाले। लेकिन 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। इस इंसिडेंट के बाद से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वाले थे वो अब नेशनलिस्ट बन गए थे, मतलब नेशनलिस्ट चीज़ें प्रिंट करने लगे थे। तो इसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करती है, जिसके तहत वो नज़र रखती थी सारे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स के ऊपर। अगर कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में छापते हुए पाया जाता था तो पहले उसे बॉर्न किया जाता था, और बॉर्निंग के बाद भी अगर नहीं मानता था तो उसके पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को ही सीज कर दिया जाता था। लेकिन सेंसरशिप के बावजूद भी नेशनलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल्स का प्रिंट होना बंद नहीं होता है। कई सारे लोग जेल जा रहे थे, कई सारे न्यूज़पेपर सीज हो रहे थे, लेकिन प्रिंटिंग नहीं रुकती है। 1907 में बाल गंगाधर तिलक केसरी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखते हैं जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ता है, लेकिन इस बात से पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।